हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस इंग्लिश क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कंजक्शंस टॉपिक। तो कंजक्शन जो एक टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अब बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। कंजक्शन, सबसे पहले हम ये जान लें कि कंजक्शन होता क्या है। जैसे प्रपोजिशंस था वो आपने देखा, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है। अभी कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन इज द वर्ड, यानी एक वर्ड भी हो सकता है और सेट ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकता है। दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और सेंटेंस, जो दो वर्ड या दो सेंटेंस को कनेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। और यूज्ड टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स इन द सेम क्लॉज, इट शॉर्टन्स द सेंटेंस विदाउट अ चेंज इन द मीनिंग और सेंस। यानी एक एग्जांपल देखते हैं। मोहन इज ऑल्सो, राम इज गुड, राम अच्छा है, मोहन भी अच्छा है, मोहन इज ऑल्सो गुड। तो इन दो सेंटेंस की जगह मैं ये बोल सकती हूँ राम एंड मोहन आर गुड, राम एंड मोहन आर गुड। तो जो एंड वर्ड है उसने क्या किया, उसने उन दोनों को कनेक्ट कर दिया और सेंटेंस छोटा हो गया, मीनिंग भी नहीं बदला। राम अच्छा है, मोहन भी अच्छा है, इससे अच्छा मैं ये बोल देती हूँ भाई राम और मोहन दोनों अच्छे हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। यानी ऐसे वर्ड, ऐसा एक सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। तो ये तो हो गया कंजक्शन की डेफिनेशन। अब एक एक करके हम इसको करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले आता है एंड और। तो ये बहुत सिंपल सी बेसिक सी चीज है, बताने की जरूरत नहीं है। एंड का मतलब और होता है और का मतलब यह होता है। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, कंजक्शन क्या है? एंड। कई बार आपको पूछेगा कि बताओ इनमें से कंजक्शन कौन सा है, तो आपको पता है भाई एंड है। यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक, तो कंजक्शन क्या हो गया? और हो गया, कि तुम ये बुक ले सकते हो या ये बुक ले सकते हो। नेक्स्ट इज बट। अब बट का मीनिंग हम सबको ये पता होता है कि बट का मतलब होता है लेकिन, परंतु, लेकिन, यही होता है ना बट। लेकिन यहाँ पर कितने मीनिंग है? 3। एक होता है लेकिन, एक बल्कि और एक सिवाय। बल्कि यानी मैं सब कुछ कर सकती हूँ सिवाय तुम्हें डांटने के, एक तो ये हो गया। और बल्कि ये एक पेन नहीं है बल्कि एक पेंसिल है, तो ये हो गया सेकंड वाला एग्जांपल। और लेकिन का तो पता ही है कि मैं क्लास आ रही थी लेकिन लेट हो गया मुझे, ऐसे। ठीक है, तो लेकिन पर परंतु का अगर हम एग्जांपल देखें तो राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम और श्याम गुड फ्रेंड्स तो है, लेकिन दे फाइट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स बट दे फाइट विद ईच अदर। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बट ही इज पुअर, लेकिन वो गरीब है। तो यहाँ पर बट का मीनिंग हो गया लेकिन, पर, परंतु। उसके बाद है सिवाय और अलावा, यानी आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम, मैं तुम्हारे घर के सिवाय हर जगह जा सकता हूँ। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे? बट को यूज करेंगे एज अ कंजक्शन, जिसका मीनिंग जो होगा, जिसकी जो सेंस निकलेगी वो निकलेगी सिवाय। आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू, मैं सब कुछ कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पीटने के, तो आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू, ऐसे। उसके बाद थर्ड वाला देखेंगे, बल्कि। जैसे ये देखो एक और है, ही कैन ईट एनीथिंग बट चिकन, वो सब कुछ खा सकता है लेकिन चिकन नहीं। आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम, ये एक तरीका। और दूसरा तरीका आई कैन गो एनीवेयर एक्सेप्ट योर होम, यानी हम बट के अलावा एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है? सिवाय। ठीक है, उसके बाद है बल्कि। सो दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल, ये एक पेन नहीं है बल्कि एक पेंसिल है। राम इज नॉट अ फूल बट अ वाइज है, राम बेवकूफ नहीं है बल्कि समझदार लड़का है। He was not scolded but beaten, उसको डांटा नहीं गया, उसको पीटा गया। I had not been given a pen but a pencil, मुझे पेन नहीं मिला बल्कि मुझे पेंसिल दी गई। ठीक है, तो बट के कितने मीनिंग हो गए? 3। नेक्स्ट, फॉर, एज, बिकॉज एंड सिंस। बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी आते जाएंगे। कई बार होता है ना, जैसे ये देखो नोट में लिखा हुआ है, तो ऐसे बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी आते जाएंगे, जो पंक्चुएशन से रिलेटेड हो सकता है या ग्रामर से रिलेटेड हो सकता है। तो अभी हम देख रहे हैं फॉर, एज और बिकॉज और सिंस, इन सबका मीनिंग क्या होता है? क्योंकि। फॉर, एज, बिकॉज और सिंस सबका मीनिंग है क्योंकि। वी कैन यूज एनी ऑफ दीज 4, हम इन चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन an important point is that because is to be used only in the middle of the sentence। because को कहाँ यूज करना है? because को कहाँ यूज करना है? मिडल में हमेशा। और सिंस को हमेशा बिगनिंग में यूज करना है। यानी ये दो कंडीशन दे दी कि आप इन चारों में से कुछ भी लगा लो, सबका मीनिंग तो सेम है,
लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि बिकॉज को हम बीच ही में यूज करते हैं, पहले कंडीशन देते हैं फिर बोलते हैं कि क्योंकि ये हो गया था, ऐसे तो वो बिकॉज बीच ही में आता है। जैसे कि आई डिडेंट कम, मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, बिकॉज आई वॉज अनवेल। बिकॉज या फिर एज या फिर सिंस तो कहाँ लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा। तो सिंस आई वॉज अनवेल, क्योंकि मैं ठीक नहीं था, हेंस आई डिडंट कम, इसलिए मैं नहीं आया। आई डिडंट कम फॉर आई वॉज अनवेल, तो फॉर लगा दिया। यानी आप कुछ भी लगा लो, बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, बिकॉज मिडल में और सिंस स्टार्टिंग में आएगा। और एक चीज और है कि अगर हमने फॉर को मिडल में यूज किया है, जैसे कि ये, तो उससे पहले हमें एक कॉमा लगाना है, ठीक है। फॉर से पहले एक कॉमा लगेगा, बिकॉज मिडल में लगेगा और सिंस स्टार्टिंग में लगेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर एज सिंस। नेक्स्ट वी हैव ऑल्सो, इवन, ईदर, टू, एज वेल। इन सभी का मीनिंग होता है भी, मैं भी ठीक हूँ, आई एम गुड टू, आई एम ऑल्सो गुड, ऐसे होता है ना, इवन आई एम गुड। तो अब यहाँ पर भी क्या है, कंडीशन है। सभी का जो मीनिंग है वो है भी, लेकिन कंडीशन है। क्या कंडीशन है, जनरली ऑल्सो, टू और एज वेल, इन तीनों को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस? पॉजिटिव मतलब जिसमें नॉट नहीं है, और नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें यूज नहीं होगा, किसका, ऑल्सो, टू और एज वेल का। उसमें किसका यूज होगा, उसमें इसका यूज होगा। इवन को हम कहीं भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ईदर को आप लगाएंगे नेगेटिव में। ईदर नेगेटिव के लिए होगा, ऑल्सो, टू, एज वेल पॉजिटिव के लिए, और इवन को कहीं भी लगा लो, कहीं भी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा ये क्या है, दूसरी पहली बात समझ आ गई, ऑल्सो और टू, एज वेल पॉजिटिव, ईदर नेगेटिव, इवन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरी बात ये है कि ऑल्सो को हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करना और मेन वर्ब से पहले यूज करना। जैसे आई एम ऑल्सो गुड, तो आई एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आई एम ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे, मेन वर्ब से पहले यूज करेंगे, किसको, ऑल्सो को। टू, एज वेल और ईदर को हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं, और बिगिनिंग के लिए क्या होता है, इवन, इवन आई एम नॉट गुड, इवन आई एम गुड, ऐसे। उसके बाद कंडीशन ज्यादा लग रही है, ज्यादा है, दो चीजें बस ध्यान रखनी है, ठीक है। टू, एज वेल, ईदर एंड ऑफ द सेंटेंस, इवन बिगनिंग, और ऑल्सो बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई एम गुड टू, अब टू पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होना था और एंड में यूज होना था, तो आ रहा है, ठीक है। आई एम गुड टू, आई एम ऑल्सो गुड, आई एम गुड एज वेल, इवन आई एम गुड, इवन आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड ईदर, वर यू नॉट देयर ईदर, आई डोंट लाइक फ्रूट्स ईदर, दे आर विद मी ईदर। समझ आ गया होगा आई होप। दो कंडीशंस को ध्यान रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, ये देखो, सो, हेंस, हेंसफॉर, दैट्स व्हाई, देयरफॉर, दैट्स द रीजन। तो कई बार हमें ना आंसर थोड़ा बड़ा करना पड़ता है एग्जाम्स वगैरह में, तो आप हेंस की, सो की जगह हम तो सो लिख देते हैं, सो आई डिडंट कम, सो मतलब इसलिए, बट आप ये लिखो दैट्स द रीजन, या फिर हेंसफॉर। थोड़ा सा इससे जो राइटिंग है फॉर्मल लगता है, अच्छा लगता है, और लगता है कि हाँ किसी एजुकेटेड पर्सन ने लिखा हुआ है ये, और थोड़ा पैराग्राफ लेंथी भी होता है, लेंथ बढ़ाने के लिए। तो अब देखो इसमें कोई कंडीशन नहीं, कहीं भी कुछ भी लगा दो। आई वेंट सो यू केम, मैं गया इसलिए तुम आए, आई वेंट हेंस यू केम, आई वेंट henceforth you came, I went, that's why you came, I went, that's the reason you came. So you can use any word. Next we have as plus adjective as, यानी as के साथ एक adjective और फिर से as। जैसे adjective क्या होते हैं, describing words, जैसे tall, short, big, black, red, beautiful, strong, ठीक है। तो as tall as अमित, यानी अमित के जितना लंबा, उतना लंबा जितना अमित। as tall as this tree, as short as राकेश, as big as your house, as black as coal, कोयले जितना काला, as red as blood, खून जितना लाल, as beautiful as you, तुम्हारे जितना सुंदर, as strong as my dad, मेरे डैड जितने strong, मतलब कंपैरिजन में जब आ रहा हो। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। You are not as clever as I, कि तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो। राम is not as mad as he is, राम उसके जितना पागल नहीं है।
ठीक है, कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन, क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो। आर यू माई एज, क्या तुम मेरी उम्र के हो। ये सेंटेंस वैसे ही है, या तो ऐसे बोल दो या फिर आप ऐसे बोल दो, आर यू एज ओल्ड एज आई एम, क्या तुम मेरे जितने उम्र के हो। समझ आ गया। एक तो हो गया एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। एक सिंगल एज की अगर हम बात करें तो बोलते हैं ना, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, इट इज योर ड्यूटी टू कंप्लीट योर होमवर्क, टू रिवाइज एवरी डे। सो एज के 3 मीनिंग होते हैं। एक हो गया जैसा, एज यू से, एज यू विश, जैसा आप कहें। एक होता है के तौर पर, आई एम वर्किंग हियर एज अ टीचर। एक होता है के नाते, तो सो एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी to guide my students for success of being a teacher is my responsibility and obligation that I guide my students to success, just like this. Okay, 3 हो गए, जैसा, के तौर पर, के नाते। क्लियर है इतना। आगे चलते हैं। एज वेल एज, तो ये तो पता होगा, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ। राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड, कि राम तो एजुकेटेड है ही, साथ ही साथ उसके पेरेंट्स भी एजुकेटेड है। ठीक है, एंड डूइंग जॉब एज वेल एज डूइंग स्टडिंग ऑल्सो, डूइंग स्टडी ऑल्सो, कि मैं जॉब तो कर ही रही हूँ साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ, ऐसे हो गया। तो साथ ही साथ। अच्छा, इसमें एक रूल हमें ध्यान रखना होता है। कौन सा रूल है वो, कि जब हम 2 सब्जेक्ट की बात करें, एज वेल एज 2 सब्जेक्ट के बीच में अगर आया है तो हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगानी है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, कौन, एक तो आई और एक माई फ्रेंड्स, है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, एम, लेकिन यहाँ तो फ्रेंड्स हो गया ना, तो आर लगना चाहिए था। बट इसका रूल ये कहता है कि जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम गुड, ऐसे। ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, लेकिन यहाँ तो ब्रदर्स है। He as well as his 3 brothers is going, तो हमने he के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई है is, ना कि brothers के अकॉर्डिंग लगाई है are। brothers यानी ज्यादा हो गए। तो ये बोलता है कि फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाओ। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है as soon as या फिर the moment। as soon as या फिर the moment, as soon as the moment मीनिंग क्या हो गया, जैसे ही। as soon as I came he left, या फिर as soon as he came I left, जैसे ही वो आए वैसे ही मैं चली गई। the moment he came I left, जैसे ही वो आए वैसे ही हम चले गए। come to my home the moment dad comes, कि मेरे घर आ जाना जैसे ही पापा आ जाए, ऐसे। ठीक है, leave as soon as possible, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चले जाओ। as soon as, come to my home as soon as dad comes, या फिर the moment, कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। द मोमेंट, एज सुन एज, कुछ भी लगाओ। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन में काफी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लक्षित, आई एम ए रेसिडेंट ऑफ सादिक नगर, न्यू दिल्ली। एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, आई एम ब्लेस्ड विद 2 सिबलिंग्स, इस तरह से। तो एज फार एज मतलब जहां तक मेरी फैमिली की बात है तो मेरे 2 भाई बहन है, ऐसे। ठीक है, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानती हूँ, he has 2 children, उसके 2 बच्चे हैं। as far as I know he is married, जहां तक मैं जानती हूँ वो मैरिड है। तो as far as my study is concerned I have completed my 12th, जहां तक मेरी पढ़ाई की बात है तो मैंने 12th पूरी की हुई है, ऐसे इसका यूज होता है as far as का। as far as my brother is concerned, जहां तक मेरे भाई का सवाल है, he has done graduation, उसने ग्रेजुएशन की हुई है। as far as my family is concerned I have 2 sisters, as far as my parents are concerned I am good enough to take care of them। ठीक है, अब ये देखो, इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक ऑल्दो, 2 इवन इफ, इवन दो, और फिर एंड के साथ नीचे और भी लिखे हुए, यानी देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर। इन दोनों को हमें एक ही सेंटेंस में यूज करना होता है, दोनों को एक ही सेंटेंस में यूज करना होता है। कैसे, जैसे अगर मैंने बोला भले ही तुमने काम पूरा नहीं किया फिर भी तुम्हें ये आता है, ऐसे। भले ही, फिर भी, यानी ऊपर से एक वर्ड लगेगा और फिर नीचे से एक वर्ड लगेगा। इसमें एक कंडीशन है, बस एक कंडीशन क्या है कि अगर आपने ऑल्दो यूज किया है, यानी ऊपर से अगर आप ऑल्दो वर्ड उठा रहे हो तो नीचे से आपको येट ही यूज करना होगा। ऑल्दो के साथ येट ही आता है,
ठीक है, इसमें ये वाली कंडीशन है। वैसे आप ऊपर से कोई सा भी वर्ड लो, दो लो, इवन इफ लो, इवन दो लो, कोई सा भी लो और किसी के भी साथ किसी को भी मैच कर दो, डजंट मैटर। लेकिन अगर आप ऑल्दो का यूज कर रहे हैं तो आपको ऑल्दो के साथ येट का ही यूज करना होगा, ये इसका रूल बोलता है। जैसे इवन इफ, तो ऊपर से मैंने कौन सा लिया, इवन इफ ये वाला, उसके साथ कौन सा लगा दिया, देन ऑल्सो लगा दिया। आप इवन देन भी लगा सकते हो, आप येट भी लगा सकते हो, आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन अगर ऑल्दो है तो उसके साथ वही आएगा। इवन इफ ही नेवर वेंट टू स्कूल, कि कभी भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया, देन ऑल्सो ही नोज एवरीथिंग, फिर भी वो सब कुछ जानता है। दो ही नेवर वेंट टू स्कूल, तो इसका मीनिंग भी वही हो गया, भले वो कभी स्कूल नहीं गया, स्टिल ही नोज एवरीथिंग। Although he never went to school, yet he knows everything. Although I am poor, भले ही मैं गरीब हूँ, yet फिर भी I try to help you with money, आपको पैसे से मैं मदद करने की कोशिश करूँगा। Though I haven't done it, हालांकि मैंने नहीं किया, still फिर भी whatever you will decide I'll accept, फिर भी आप जो डिसाइड करेंगे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। Even if I was unwell, भले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, then also I worked, फिर भी मैंने काम किया। समझ गए? इसमें एक कंडीशन ऑल्दो के साथ येट वाली कंडीशन याद रखना, बाकी आप कहीं पर भी कुछ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सच, तो सच का मतलब होता है ऐसा, सच पीपल, ऐसे लोग, सच स्टोरीज, ऐसी कहानियां। सच पीपल आर सेल्फिश, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रन, मुझे ऐसे बच्चे नहीं पसंद। आई हैव हर्ड मेनी सच स्टोरीज, मैंने ऐसी कई कहानियां सुनी है। आई हैव मेनी थिंग्स, अब नेक्स्ट है सच एज, तो सच एज का मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे कि मेरे पास कई चीजें हैं, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, इस तरह से, माउस, कीबोर्ड, सो आई हैव मेनी थिंग्स सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप। एंड लास्ट, इन सच अ वे, यानी इस तरह से। यू आर टॉकिंग मी इन सच अ वे दैट यू आर माई बॉस, कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो जैसे तुम मेरे बॉस हो। ठीक है, यू आर टॉकिंग मी इन सच अ वे दैट यू आर एंग्री फ्रॉम मी, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एज इफ, एज दो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। एज इफ, एज दो, इसका मतलब होता है मानो, जैसे कि यू टॉक मी इन सच अ वे एज इफ यू नो एवरीथिंग, तुम ऐसे बात कर रहे हो मानो तुम्हें सब पता हो। या फिर यू टॉक इन सच अ वे एज दो यू नो एवरीथिंग, तो एज दो लगा लो, एज इफ लगा लो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। ही वॉज स्पीकिंग विद मी इन सच अ वे एज इफ आई एम हिज सर्वेंट, कि वो मुझसे ऐसे बात करे जैसे मैं उसका नौकर हूँ, तो सुना ही होगा आपने, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने देखा भी होगा, ईदर और, नीदर नॉर, देखा है ना। तो ईदर और का यूज हम करते हैं कि या तो ये या तो वो, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। ईदर यू गो और लेट मी गो, ईदर यू गो और लेट मी गो, या तो राम जाएगा या फिर मैं जाऊंगा। ईदर राम विल गो और आई विल गो। ठीक है, मैं या तो मैं दिल्ली जाऊंगा या मुंबई, आई विल ईदर, इधर आगे भी लगा सकते हो, आई ईदर गो दिल्ली और मुंबई। या तो तुम गलत हो या वो, ईदर यू और ही इज रॉन्ग, या तो तुम गलत हो या वो गलत है। समझ गए? तो इसमें हम ईदर और का यूज करते हैं, ईदर के साथ और का यूज होगा ही होगा, मतलब एक साथ होगा, एक सेंटेंस में दोनों का यूज होगा ही होगा। नीदर नॉर मतलब ना तो तुम जाओ ना मुझे जाने दो, ना तो ये ना तो वो, ना तुम जाओ ना मुझे जाने दो। नीदर यू गो नॉर लेट मी गो, मैं ना दिल्ली जाऊंगा ना मुंबई, आई नीदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई। ना तुम गलत हो ना वो, नीदर यू रॉन्ग नॉर ही, ना मैंने पूछा और ना उसने बताया, नीदर आई आस्क्ड नॉर शी टेल। एक स्पेशल केस कभी कभी आ जाता है जिसमें यहाँ पर आता है तुम नहीं आते वो भी नहीं आता, मैंने नहीं पूछा ना उसने पूछा, मतलब नहीं आ जाता है इसमें, नहीं और न वाला, नहीं और वो भी नहीं। ठीक है, वो नहीं जा पाया ना मैं जा पाया, सो यू डोंट कम नीदर डज ही। तो यहाँ पर डोंट मतलब डू नॉट, यानी नॉट के साथ नीदर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सो। तो सो का मतलब एक तो वो होता है इसलिए, सो का मतलब इसलिए होता है, हेंस मैंने बताया। दूसरा एक स्पेशल केस में सो का मतलब वो भी होता है, वो भी, तुम आते हो वो भी आता है, यू कम सो डज ही। आई आस्क्ड सो डिड शी, मैंने पूछा उसने भी, तो सो मतलब उसने भी वो भी। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए ना। उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल ये बल्कि ये भी,
ही इज नॉट ओनली अ मैनेजर, वो सिर्फ मैनेजर नहीं है बट ऑल्सो ए स्टूडेंट, बल्कि एक स्टूडेंट भी है। तो ना केवल ये बल्कि ये भी। ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो पंजाबी, सिर्फ इंग्लिश नहीं वो पंजाबी भी बोलता है। उसके बाद इफ का मीनिंग तो आपको पता ही होगा भाई, इफ का मतलब यदि होता है और अगर होता है। इसको मैं ज्यादा ब्रीफ आपको नहीं करूंगी, पता है ना इसमें, तो इफ का मतलब यदि होता है, कोई भी डिफरेंस ऐसा इसमें खास है नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लेस्ट, लेस्ट और शुड, शायद आपने देखा भी ना हो, सुना भी नहीं, देखा नहीं, देखा ना। शुड तो मतलब पता है भाई चाहिए, लेकिन लेस्ट को हमें शुड के साथ यूज करना है। कैसे? लेस्ट और शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए या फिर कहीं ये ना हो कि, जैसे आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, मैं मेहनत करूंगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, लेस्ट आई शुड फेल, ऐसे। ठीक है। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कुरियर शुड गो समवेयर एल्स, सीधा सही एड्रेस लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। डोंट गो देयर लेस्ट ही शुड स्कोल्ड यू, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, लेस्ट ही शुड स्कोल्ड यू, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें डांटे। समझ गए? लेस्ट को शुड के साथ यूज करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि। नेक्स्ट है अदरवाइज और एल्स। अदरवाइज मतलब क्या होता है? नहीं तो, अदरवाइज नहीं तो या फिर वरना। आई विल वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल, मैं मेहनत करूंगा वरना मैं फेल हो जाऊंगा, सिंपल सी बात है। राइट द करेक्ट एड्रेस अदरवाइज कोरियर कैन गो समवेयर एल्स, डोंट गो देयर और एल्स ही विल स्कोल्ड यू, कुछ भी लगा दो दोनों में से। सो नेक्स्ट वी हैव सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई पास, मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो जाऊं, सो दैट मतलब ताकि। बी विद मी सो दैट आई डिडंट फील बोर्ड, मेरे साथ रहो ताकि मुझे बोर ना लगे। डू इट सो दैट यू कुड ऑल्सो से दैट यू हैड ऑल्सो डन समथिंग, तुम ये करो ताकि तुम भी कह सको कि तुमने भी कुछ किया है। ठीक है। अच्छा ये देखो, अब प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड करना किसी चीज को, बट यहाँ पर प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग का मतलब होता है शर्त ये है कि, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें छुट्टी तो दे दूंगी पर शर्त ये है कि, ये वाला सेंटेंस है ये शर्त, ये वाला सेंटेंस है। आई विल मीट यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट आस्क अबाउट राम, ही विल कम प्रोवाइडिंग राम डजंट कम, कि वो आएगा पर शर्त ये है कि राम ना आए। ही विल कम प्रोवाइडिंग राम विल नॉट कम। ठीक है। So these are the conjunctions. We have more conjunctions but we'll continue in the next class. So for now, thank you so much.